फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग का मतलब है ऐसे कारक जो आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। यहाँ पे टीचर की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी शैक्षणिक योग्यता है। यहीं पे बात करें हम हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए बोलते हैं, 5th क्लास के बच्चे को, और वहीं पे एक बीएड किया हुआ टीचर है उसको बोलें, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हाई स्कूल के बच्चे में और बीएड किए हुए टीचर में। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसका एक प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। टीचिंग स्किल्स, यदि ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन टीचिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं है, आप अपनी बात को प्रॉपर समझा नहीं पा रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी पढ़ाने में। अगर इफेक्टिव टीचिंग हमें चाहिए तो एक स्किलफुल टीचर जिसके अंदर बहुत ज्यादा कौशल कूट कूट कर भरा हो, ऐसा ही टीचर हमें लेकर आना है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, यहाँ पे शिक्षक को कितने वर्षों का अनुभव है, क्या अभी नया नया आया है, उससे भी अफेक्ट पड़ता है। अगर कोई नया नया टीचर है उसको समझने में टाइम लगेगा, उसको हैंडल करने में टाइम लगेगा। वहीं पे कोई पुराना टीचर है उसके अंदर अनुभव काफी सारा होगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट, मान लीजिए आप योगा की क्लास ले रहे हो, बिल्कुल बंद कमरे में आपको क्लास लेनी पड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, क्लास प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बच्चों को सफोकेशन होगा, गर्मी लग सकती है। तो क्लास का एनवायरनमेंट भी जरूरी है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चा अच्छे से सीख सके। वही टीचर चिड़चिड़ कर रहा है, चिल्ला रहा है बच्चों पर, एनवायरनमेंट बहुत बेकार बना रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर, कि यहाँ पे यदि कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीक है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब है ना, या फिर क्या है कि टीचर को सैलरी कम मिल रही है, या फिर जो एकेडमी है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वहां पे आर्थिक स्थिति खराब है तो सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, आर्थिक कारक है जो टीचिंग को प्रभावित डाल सकता है। अगर बच्चा गरीब है, वो फीस नहीं देगा तो उसे हेजिटेशन होगी, बैग सही से प्रॉपर नहीं लेके जा पाएगा, अपने सिलेबस सही से नहीं खरीद पाएगा। वही टीचर को सैलरी कम मिल रही होगी तो टीचर चिड़चिड़ में काम करेगा कि मैं क्यों इतना काम करूँ, प्रॉपर पढ़ाएगा नहीं। वही अगर एकेडमिक जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो मरम्मत प्रॉपर नहीं करवा पाएगा, बच्चों को फैसिलिटीज अलग अलग नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से आर्थिक कारक भी एक महत्व भूमिका निभाते हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि प्रशासनिक नीतियां जो है फ्लेक्सिबल है कि इनफ्लेक्सिबल है। मान लीजिए टीचर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है तो वो क्या करेगा, टीचिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। वही टीचर को हैप्पी एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, प्रॉपर सैलरी दी जा रही है, प्रॉपर उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है, तो वो वहां पे क्या करेगा, अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो ये प्रभाव डालेगा। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, कि क्या सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स, की माता पिता सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षा है किसी बच्चे को लेकर, अगर आप अच्छे व्यवहार के साथ बच्चे से कह रहे हो आपको मार्क्स लेके आने हैं तो अच्छे से पढ़ेगा, वहीं ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तो परेशान हो जाएगा। तो अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस भी प्रभाव डालती हैं। अब यहाँ पे टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी प्रभाव डालती है टीचिंग पर। एक तो एम्पैथी होना चाहिए, समानुभूति, वो बच्चे को समझे वो किस तरह से पढ़ना चाह रहा है। स्पीड उसकी स्लो है तो धीरे धीरे समझाए, स्पीड उसकी फास्ट है तो आराम से समझाए, ठीक। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए उसको, बच्चों को कितना भी उद्दंड बच्चा क्यों ना हो उसका अच्छे से हैंडल कर सके। पेशेंस होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई बच्चे धीरे सीख रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं करना है, प्यार से समझाना है। अपने काम को लेकर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए टीचिंग के लिए। फिर इफेक्टिव गोल सेटिंग, प्रॉपर गोल के साथ चले, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए चले कि हमें बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट्स देखनी है। उसका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, साफ साफ स्पष्ट संचार वो करे। एक्टिंग एज अ रोल मॉडल, आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिए, कि वो क्या करे, एक रोल मॉडल के जैसे काम करे, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके। तो अनुकूलनशीलता होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए वो अपने आप को ढाल ले।
प्रिपरेशन की बात होती है, तैयारी की बात होती है कि वो पहले से प्रिपेयर करके आए, उसको क्या पढ़ाना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन, जो भी उसने पढ़ाया है उसमें यदि कोई कमी रह गई है उसको सोचे, विचारे और उसके बाद सुधार करे। लाइफ टाइम उसको सीखते रहना चाहिए, टाइम के साथ साथ देखना चाहिए आज की डेट में क्या नीड है। अगर आपको पीपीटी बनानी नहीं आती है तो आपको पीपीटी बनाना सीखना चाहिए, मॉडल का यूज करना सीखना चाहिए। तो नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रमोटिंग अ लव ऑफ लर्निंग, यहाँ पे क्या करना है हमें, कोशिश करना है बच्चे के अंदर पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए उसको प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है। तो ये टीचर की कैरेक्टरिस्टिक है, यदि टीचर अच्छा होगा तो वहां पे लर्निंग भी अच्छी होगी, ये प्रभावित करने वाला एक कारक हो जाएगा। ये तो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, की शिक्षण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि आपने पढ़ा लिया, लर्नर ने पढ़ लिया अपनी स्पीड से, कैसे भी पढ़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मूल्यांकन है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सूचनाओं का संग्रह करते हैं, यानी डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब है व्याख्या करना। यानी कि सबसे पहले हम सूचनाओं का संग्रह करेंगे। कैसे करेंगे, हम टेस्ट ले लेंगे, एग्जाम ले लेंगे बच्चे का, फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कॉपी चेक करेंगे और उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे कि मार्क्स अच्छे आए हैं, कम आए हैं, हमारी जो टीचिंग थी वो अच्छी हुई है, बुरी हुई है। इससे क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि शैक्षणिक जो हमारे उद्देश्य थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हो पाए हैं कि नहीं हो पाए, बच्चा सीख पाया है या नहीं सीख पाया। इसीलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक संगठित प्रक्रिया है। एडम्स क्या कहते हैं, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का जो हम निर्धारण कर रहे होते हैं। प्रक्रिया यानी हमने जो टीचिंग कराई, हमने जो पढ़ाया है, वो बच्चों ने सही से सीखा है नहीं सीखा है। जो वस्तु है उसका महत्व जानने के लिए, कि जो भी हम किसी भी चीज का महत्व जानना चाहते हैं उसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। ये एडम्स की परिभाषा है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है मूल्यांकन की, तो इसमें टोटल 7 विशेषताएं हम देखने वाले हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कंटिन्यूअस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लॉजिकल और प्रैक्टिबिलिटी ये आती हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है व्यापक दृष्टिकोण। हम मूल्यांकन जब कर रहे होते हैं, इसका मतलब ओवरऑल चीजें देख रहे होते हैं, उसकी लर्निंग कैसी हुई, उसको कितना ज्ञान हो गया है, कितने समझ उत्पन्न हो गई है, कितना कौशल उसको आ गया है, उसकी क्षमता कितनी हो गई है, उसका इंटरेस्ट कितना बड़ा है, ठीक, क्लास में लेके वैल्यूज में कितना बड़ा बढ़त हुई है। वो सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ हम बच्चों को देखते हैं। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हम एसेस करते हैं, पूरी जो आपका समग्र विकास है उसका आकलन यहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं। तो मूल्यांकन हमेशा व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें अलग अलग टेस्ट किए जा सकते हैं, वो वहां पे हम लिख कर टेस्ट ले ले, प्रैक्टिकल वर्क करा ले, प्रोजेक्ट्स करा ले, प्रेजेंटेशंस करा ले। इससे क्या होगा, अलग अलग एक्टिविटी से हम इवेलुएट कर पाएंगे कि बच्चा कितने अच्छे से सीख रहा है। रिटर्न में पता चल जाएगा लिखने का कौशल कैसा है, प्रैक्टिकल वर्क में पता चल जाएगा कि वो प्रैक्टिकल कितने अच्छे से करता है, प्रोजेक्ट कितने अच्छे से बनाता है, प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से करता है, क्लास में पार्टिसिपेट कितने अच्छे से करता है। वो सारी चीजें यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं। इसलिए मूल्यांकन हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप साल भर में ही एग्जाम लेते हो, आप वीकली टेस्ट लेते हो, आप मंथली टेस्ट लेते हो, कभी क्विज ले लेते हो, कभी ऑब्जर्व करते रहते हो क्लास में बच्चे को, कौन डेली आ रहा है, कौन अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। इस तरह से कंटिन्यूअस ये एवेल्युएशन चलता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा पूरा टाइम चलती रहती है, जब तक आपका अधिगम काल चल रहा है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और समय समय पर हम उसको सुधार भी सकते हैं। फिर आता है वैलिडिटी, वैधता। वैलिडिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वही मेजर करना चाहिए। मूल्यांकन में जो हम चाहते हैं, उसकी क्षमता चाहते हैं, उसका ज्ञान चाहते हैं, कौशल नापना चाहते हैं, उन्हीं को नापना चाहिए। उनका उद्देश्य जो होना चाहिए सटीक होना चाहिए, उसकी विधि जो है एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। मान लीजिए हम
बोलने के लिए स्पीकिंग स्किल्स का यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव है कि हम देखना चाहते हैं बच्चे अच्छे से बोल पाता है नहीं बोल पाता है, तो हम वहाँ पे ओरली प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण हम वहाँ पे कराते हैं बच्चों से। तो जिस चीज को आप इवेलुएट कर आप प्रैक्टिकली चीजें आप उनको देखना चाहते हैं, साइकोमोटर डोमेन कैसे डेवलप हो रहा है, तो हम वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। ठीक इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर आता है रिलायबिलिटी। मूल्यांकन तभी विश्वसनीय होगा जब सभी परिस्थितियों में, मैंने टेस्ट ले लिया, बच्चे के आ गए 10 में से 8 मार्क्स, दूसरे टीचर ने टेस्ट लिया 10 में से 5 मार्क्स आए, सीधा एकदम गिर गया, इसका मतलब वो विश्वसनीय नहीं है, टीचर अपनी इच्छानुसार मार्क्स दे रहा है सबको। तो इवेल्युएशन रिलायबल तभी होता है, विश्वसनीय तभी होता है, जो सभी परिस्थितियों में बार बार किए जाने पर भी सेम ही रिजल्ट आए, सेम ही परिणाम आए, समान परिणाम आए, और तभी ये भरोसेमंद कहलाता है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि इवेल्युएशन फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए, कि किसी फेवरेट बच्चा है उसको मैंने ज्यादा मार्क्स दे दिए, किसी से मुझे खुंदक है उसको कम मार्क्स दे दिए, पहले से ही जज नहीं करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि पूर्वाग्रह, पक्षपात, पक्षधरता, इन सब से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, जो रियलिस्टिक जो उसका परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे हमें मार्क्स देने चाहिए। फिर आता है लॉजिकल। 1 मिनट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आप यहाँ पे पक्षपात नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको अलग अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप देख सकें कि बच्चा अच्छे से सीख रहा है और जो आप चाहते हैं वही सीख रहा है। तार्किकता, लॉजिकल। इवेल्युएशन शुड फॉलो अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है प्रॉपर होना चाहिए, सभी का एग्जाम एक ही टाइम पे होना चाहिए, सभी का टेस्ट एक ही टाइम पे होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कि जो हमारा उद्देश्य है उसी से आधारित हम यहाँ पे विधियों का प्रयोग करें और उचित परिणाम हमें मिले। इसके बाद आता है प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये नहीं कि आप उल्टा सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में और प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही नहीं है, सिलेबस से बाहर पूछ लिए, है ना। सिंपल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, समय के अनुकूल होना चाहिए। 4-4 घंटे का टेस्ट नहीं ले सकते आप, 1 घंटा 30 मिनट इस तरह से टेस्ट ले सकते हैं। किफायती होना चाहिए, ज्यादा महंगा ना हो। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो विद्यालय की परिस्थितियों के अनुरूप हो। अब आप बोल दो मैं गूगल फॉर्म से टेस्ट लूंगी, क्लास के बीच में फोन अलाउड नहीं है, तो कैसे टेस्ट ले लोगे। तो प्रैक्टिकेबिलिटी होना जरूरी है, व्यवहारिकता होना जरूरी है, जो मूल्यांकन है प्रॉपर लेना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक है नोम रेफरेंस्ड, एक है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। नोम रेफरेंस जो है वो आपका बीएससी, एमएससी यहाँ तक चलता है, यानी कि नोम रेफरेंस जो है आपका हायर एजुकेशन तक चलता है। यहाँ पे क्या होता है, लर्नर की जो परफॉर्मेंस है दूसरे लोगों से कंपेयर की जाती है। मान लीजिए मैंने 10 लोगों का टेस्ट लिया, ठीक, 10 लोगों में से किसी का आया 80%, किसी का आया 70% मार्क्स, किसी के आए 60% मार्क्स। यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, अब कंपैरिजन कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने वाली हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट निकालना मुझे, सेकंड निकालना है, तो जो हाईएस्ट होंगे, यानी कि इन 10 में से ही जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी को यहाँ पे मैं फर्स्ट निकालूंगी, उससे कम होंगे सेकंड, उससे नीचे होंगे थर्ड। तो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले हैं। तो ये होगा मानक सापेक्ष मूल्यांकन, कि आपस में जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तब वो होगा मानक सापेक्ष। इसके बाद है मानदंड सापेक्ष। मान लीजिए मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी में आपको पता है एग्जाम नहीं होता, कोर्स वर्क होता है, उसके बाद 4 साल तक कोई एग्जाम नहीं होता। हमारा क्या काम होता है, हमारा एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, हमें 2 पेपर पब्लिश करने हैं। ठीक, हमें पीएचडी में अपना एक स्पेसिफिक काम, आरएसी होगी, हमारा सिनॉप्सिस बनाई जाएगी, सिनॉप्सिस प्रेजेंट होगी, आईसी होगी, उस मीटिंग में हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। एक क्राइटेरिया के जैसे है कि 2 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने हैं, थीसिस लिखने हैं, तो आपकी पीएचडी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 अटेंड करनी पड़ेगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी। ये क्राइटेरिया हो गई। यहाँ पे क्या है, बच्चा अपनी स्पीड से वो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। मान लीजिए मैंने 2 पेपर और एक थीसिस
3 साल में लिख के दे दी तो मेरी पीएचडी पहले हो जाएगी। वहीं मैं 2 पेपर और एक थीसिस 5 साल में लिख के दूं तो तब मेरी पीएचडी होगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं चल रहा है कि सबका एक साथ चलेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया के बेस पे चल रहा है, मानदंड के बेस पे चल रहा है कि इन दिस टाइप क्या होगा, लर्नर की परफॉर्मेंस जो है उसी के प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, जो पहले से तय किया गया क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट किया जाता है। सो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस यानी मानक सापेक्ष मूल्यांकन कैसा हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ अदर लर्नर, तो जो दूसरे लर्नर्स है उनके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया दिया होगा, उस फिक्स क्राइटेरिया को, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर सीखना है 3 महीने में, उस 3 महीने के अंदर मैं ये नहीं देखूंगी कि बाकी लोगों से मेरा कितना सीखा मैंने, बस ये कि 3 महीने में कितना सीखा मैंने, ये आ जाएगा फिक्स्ड क्राइटेरिया, कि पहले से कोई क्राइटेरिया बना लिया, उसको अचीव हमने करना है। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे कंपेयर करने की बात होती है रैंक को अदर लर्नर के साथ, कि हम यहाँ पे एक दूसरे से तुलना करके यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको मास्टरी करने के लिए, कंप्यूटर हमें सीखना है 3 महीने में, जब तक मास्टर ना हो जाए तब तक हमारा ये जो है इवेल्युएशन चलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पे सबका अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाता है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स लेके आया। क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिविजुअल अचीवमेंट, कि एक बंदे ने अपनी पूरी पीएचडी में कितने पेपर लिखे। सिलेक्टिंग, सिलेक्शन, ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन, ये सारा जो नॉन रेफरेंस्ड है कहाँ कहाँ यूज होगा, सिलेक्शन में। जैसे हमारा नेट का एग्जाम है, कई हजार बच्चे दे रहे होंगे, उसमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट होंगे जिनका नेट होगा, वो किस बेसिस पे होगा, कट ऑफ के बेस पे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका ही यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ग्रेडिंग यहाँ पे की जाती है अलग अलग चीजों, क्लासेस में क्लासीफाई करने के लिए। क्लासीफाई का मतलब है एक तरह से एक ही क्लास में देखना चाहते हैं हम यहाँ पे कौन सा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा बेकार पढ़ रहा है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे चीजें करते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे निदान के लिए, कि अगर हम पेपर नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो यहाँ पे निदान के लिए, रेमेडी के लिए, कि जो भी कमी आ रही है उसका सुधार किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, यहाँ पे क्राइटेरिया रेफरेंस इवेलुएशन किया जाता है। और ये गाइड करेगा आपका पीएचडी में, यहाँ पे टीचर करेगा। ठीक, तो ये दोनों तरह का इवेलुएशन समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इवेलुएशन सिस्टम, ये हमारा सिलेबस में है, टाइप्स हैं इवेलुएशन के। तो टोटल 4 प्रकार के मूल्यांकन हमारे यहाँ पे होते हैं। एक है निर्माणात्मक, जिसे रचनात्मक भी बोल सकते हैं। एक है योगात्मक, ये जिसे संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन बोलते हैं। एक है निदानात्मक और एक है स्थान। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेटिव प्लेसमेंट, देख लेते हैं सबसे पहले। प्लेसमेंट यानी स्थान निर्धारण। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आप जब चेंज कर रहे होते हैं तो आपका एक टेस्ट होता है बच्चे का, देखने के लिए कि उसको कितना नॉलेज है। एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, प्री टेस्ट हो सकता है। किसी भी कोर्स में एंट्री लेने से पहले उसमें देखा जाता है बच्चे को, आप 6th ग्रेड में डालना तो चाह रहे हो लेकिन 6th ग्रेड का नॉलेज उसे है या नहीं। अगर टेस्ट अच्छे से क्लियर कर लेता 6th में डाल देते हैं, अगर टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो बोलते भाई एक क्लास पीछे करना पड़ेगा, इसकी नॉलेज बहुत कम है। तो प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है जब एक जगह से आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, उसका एंट्री लेवल देखने के लिए कि उसका स्तर कितना है, वो देखने के लिए प्रवेश से पहले ही किया जाता है, जैसे प्रवेश परीक्षा या पूर्व परीक्षण होते हैं। फिर आता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जिसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ये होता है लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो उसके बीच बीच में आप क्लास टेस्ट करा दिया, क्विज करा दिया, असाइनमेंट दे दिए, ये देखने के लिए कि बच्चे को चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उसे इसे पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, तो यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ये शिक्षण के दौरान किया जाता है, जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें बीच बीच में आप ले सकते हो। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, निदान करने के लिए, ढूंढने के लिए कि कहाँ पे कठिनाइयां बच्चे को आ रही है,
उसकी पहचान करने के लिए, और ये भी शिक्षण के दौरान ही किया जाता है या शिक्षण से पहले किया जाता है। आप कोई नए टॉपिक पढ़ाने गए तो आपने क्वेश्चन आंसर किया कि क्या आपको इसके बारे में पता है। अगर बच्चे बोलते हैं इसका मतलब उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, आपको ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग से ही। और अगर नहीं बोलते हैं तो आपको बेसिक से बताना पड़ेगा कि बच्चों ने नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से क्लास के बीच में कठिनाइयां ढूंढने के लिए या क्लास से पहले आप पहचान करने के लिए बच्चों को कितना आता है, यहाँ पे हम लोग स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। फिर आता है समेटिव इवेल्युएशन, सारांशात्मक मूल्यांकन। इसमें ओवरऑल अचीवमेंट होता है, पूरे साल भर आपने क्या किया। 6 महीने का टेस्ट इसमें आ जाएगा, फाइनल एग्जाम इसमें आ जाएंगे, लास्ट के जो एग्जाम होंगे आफ्टर शिक्षण होता है, शिक्षण पूर्ण होने के बाद जो टेस्ट होंगे वो सारांशात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवेल्युएशन कहलाता है, जो साल भर में एग्जाम आपका होगा ओवरऑल ग्रोथ देखने के लिए। तो इस तरह से 4 प्रकार का हमारा मूल्यांकन होता है। अब कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है जिससे हम मूल्यांकन कर सके। तो एक तो है क्वांटिटेटिव टेक्निक, मात्रात्मक तकनीक। एक होता है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक तकनीक। तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, एक तो लिखित परीक्षाएं आ जाएंगी, मौखिक परीक्षाएं आ जाएंगी, व्यवहारिक परीक्षा आ जाएंगी। क्वांटिटेटिव का मतलब है यहाँ पे मार्क्स आप दोगे, ठीक है, नंबर्स की बात करोगे, आप टेस्ट लोगे, क्वेश्चन दोगे 2 नंबर का, 2 नंबर में से आप वहां पे बच्चे को मार्क्स अलॉट करोगे। वहीं पे क्वालिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे गुणों की बात हो जाएगी, जैसे कि संचित रिकॉर्ड, पूरे साल भर का आपका रिकॉर्ड हो गया, आपका क्लास के बीच बीच में टीचर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आपके रेटिंग स्केल्स देख रहा है कि आपका जो लर्निंग है गुड बेटर बेस्ट इन तीन में से कौन सी स्केल में आपको दे सकते हैं। तो ये गुणों की बात करता है और ये नंबर की बात करता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक कहा क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ पे हम अंकों की, प्रतिशत की, ग्रेड और संख्यात्मक आंकड़ों की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल स्कोर्स क्या दिया जाएगा, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को नंबर्स के द्वारा बताते हैं। ठीक, जैसे 100 में से आप यहाँ पे नंबर दे रहे हो किसी बच्चों का, ग्रेड्स जहाँ पे दिए जा रहे हैं एग्जाम के बाद, वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। इसमें 3 तरह की टेक्निक आ जाएंगी। रिटर्न एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो और बच्चे से लिखवा के उसमें फिर हम आप नंबर दे सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब का टेस्ट ले रहे हो। ओरल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बच्चे का ज्ञान कितना है, उसकी समझ कितनी है, वो कितने अच्छे से बोल पा रहा है, बोलने की स्किल्स कैसी है, कम्युनिकेशन की स्किल कैसी है, संचार सही से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। वहां पे हम मौखिक परीक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, बच्चे से पोयम बुलवा के देख ली, कोई कॉन्सेप्ट सुन लिया मुंह मौखिक रूप से, तो ये सारा ओरल एग्जामिनेशन आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मतलब है यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज देख रहे हैं, उसके अंदर कितना कौशल है, उसका व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, किसी भी कार्य को कर सकता है नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, जैसे कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना प्रैक्टिकल सीखा है। थियरी तो पढ़ ली, रिटर्न में बता दिया, ओरल में बता दिया, अब उसको प्रैक्टिकल करके दिखा पाता है नहीं दिखा पाता है, और नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद आता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव में आता है गुणों की, जब हम बात कर रहे होते हैं बच्चे का व्यवहार कैसा है क्लास में, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, रुचि कैसी है, मूल्य कैसे हैं, व्यक्तित्व कैसा बना है, उसका पूरा ओवरऑल समग्र विकास जब हम देख रहे होते हैं और गुणों के रूप में देख रहे होते हैं कि वो क्लास में कैसे असहयोग भावना है उसकी नहीं है, बच्चों के साथ साथ में मिलकर रहता है नहीं रहता है, लीडरशिप क्वालिटी है या कक्षा में भाग लेता है नहीं लेता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी, गुणों को देखा जाएगा किसी बच्चे के। तो सबसे पहले आता है संचित रिकॉर्ड। इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब है कि कंटिन्यूअसली आपका सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्ड बना रहे हो, बच्चे का हर महीने टेस्ट ले रहे हैं या 6 महीने में एग्जाम हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। संचित रिकॉर्ड में उसकी प्रॉपर प्रगति देखी जाएगी, सारी उपलब्धियां देखी जाएंगी, स्पोर्ट्स वाली हो गई या एनसीसी वाली हो गई, सबको ओवरऑल मिला के सारा एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, जो टीचर पूरी साल भर में करेगा, क्लास के बीच में करेगा, बच्चे का व्यवहार कैसा है, कौन सी गतिविधियां कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है,
कौशल अच्छे से सीख रहा है नहीं सीख रहा है, सहभागिता है उसके अंदर नहीं है, पार्टिसिपेट कर रहा है सही से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें प्रॉब्लम दी जा सकती है, उसका सोल्यूशन निकलवा सकते हैं बच्चे से। हेल्प यहाँ पे अलग अलग ग्रुप डिस्कशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई काम दे सकते हैं ग्रुप में, वो हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह से प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वहाँ पे टीचर कर सकता है। फिर आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि वो टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके ज्ञान को लेके, इंटरेस्ट को लेके, उसके ओपिनियन क्या क्या है ना, उसका रुचि विचार अभिवृत्ति व्यक्तित्व सब कैसा है, इसके लिए वो साक्षात्कार कर सकता है। इसके लिए इंटरव्यू क्यों करता है कि आने वाले टाइम में इसको किसी सब्जेक्ट में रुचि है, उससे रिलेटेड ये इंटरव्यू ले सकता है। फिर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है, परफॉर्मेंस लेवल को नापने के लिए है कि इसमें से एक्सीलेंट है बच्चा, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, नीड इम्प्रूवमेंट, कि फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है उसमें बच्चे का पहले ही पता चल जाता है बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर उसको एक्सीलेंट मिला है तो यानी कि वो हर एक्टिविटी में वो एक्टिव है। गुड मिला है तो अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है मतलब ओके ओके है। नीड्स इम्प्रूवमेंट मिला है यानी कि वो पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, हमें आगे उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से रेटिंग दी जाती है। जब रेट करते हो ना आप, जोमेटो पे कर रहे हो, मिंत्रा पे कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो, अमेजोन पे कर रहे हो, वहां पे क्या कर रेट कर रहे हो, खाना कैसा है, अच्छा है बुरा है, कपड़े जो आपके पास आया कैसा है। नंबर्स तो नहीं दे रहे होते हो आप, केवल रेटिंग दे रहे हो। तो ऐसे ही ये रेटिंग स्केल है जो बच्चे को रेट करता है। अब एक ये डिफरेंस आता है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। इन तीनों को लोग क्या समझ लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है। क्यों, मेजरमेंट क्या होता है, यहाँ पे मेजरमेंट का मतलब है आपने टेस्ट लिया और बच्चे को नंबर दिया, तो ये नंबर्स की बात करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करता है। क्वांटिटेटिव होता है ऑल टोटल, यहाँ पे देखना चाहते हैं हाउ मच, 50 में से कितने नंबर आए हैं। तो ये मेजरमेंट हुआ, यहाँ पे नंबर्स की टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट लेने के बाद आप यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हो टोटल। असेसमेंट का मतलब है यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो लर्निंग पे, कि कितने अच्छे से बच्चे ने पढ़ा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस है, इस चीज को जानने के लिए कि वो सब्जेक्ट में मजबूत है कि कमजोर है, वो असेसमेंट कहलाएगा। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक का यूज होगा। इवेल्युएशन की बात करें तो ये ओवरऑल होता है। ठीक, यहाँ पे क्या करता है, डिसाइड करता है टीचर कि जो ऑब्जेक्टिव है उसने अचीव किया या नहीं किया। ठीक, यहाँ पे कितने अच्छे से, कितने वैल्यूएबल तरीके से बच्चे ने सीखा। यहाँ पे क्वालिटेटिव और जजमेंटल टेक्निक का यूज किया जाता है गुणों का, और जो भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे जज किया जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेस्ट। अलग अलग तरह के टेस्ट आप यहाँ पे यूज करते हैं अपने एजुकेशन में। सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है निदानात्मक परीक्षण, जो आप क्लास के बीच में करते हो। क्लास के बीच में क्या कर रहे हो, वीकली टेस्ट ले लिया, क्यों लिया, देखने के लिए बच्चों का कहाँ तक समझ में आया नहीं आया। जिसके नंबर कम होंगे वहां पे देखा जाएगा उसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, निदान करने की जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो, डायग्नोस करने की जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो, कठिनाइयों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हो, कमजोरी और उसका कारण। अभिरुचि परीक्षण क्या होता है, फ्यूचर पोटेंशियल, कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि नहीं है कि आप फ्यूचर में अच्छे से काम कर पाओ। जैसे कि आपका हो जाएगा नेट का टेस्ट, नेट का एग्जाम आप दे रहे हो, आपको नेट का एग्जाम क्यों दिया जाता है, ये देखने के लिए कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप अच्छे टीचर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करा, भविष्य की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, सीखने या कार्य निष्पादन की क्षमता, कि जो आप सीख रहे हो अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आपकी जो ट्रेनिंग है, उससे पहले कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, कोई भी जॉब स्टार्ट हो रही है, उससे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है कि जब आपने कुछ पढ़ लिया उसमें कितना अचीव किया। जैसे मैं मान लीजिए सैटरडे तक जितना हमने पढ़ लिया उसमें, इसके बाद से मैं संडे को क्या करूंगी, टेस्ट लूंगी, वो हो जाएगा आपका अचीवमेंट टेस्ट, कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपने कितना समझा, कितना जाना। इसलिए हम यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। ये आफ्टर टीचिंग होता है, जब शिक्षण कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम उपलब्धि परीक्षण
करते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गए, बोर्ड के एग्जाम हो गए। प्रवीणता परीक्षण होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए होता है। कोई कौशल सीख रहे हो आप, कंप्यूटर सीख रहे हो आप, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हो, आप टाइपिंग सीख रहे हो, तो उसमें आपने एक स्किल को देखने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि आपने उसमें कितनी प्रवीणता का स्तर प्राप्त कर ली है, मास्टरी कितनी कर ली है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन या प्लेसमेंट के लिए होता है कि आइल्स का एग्जाम, आइल्स का एग्जाम क्या होता है कि आपको विदेश जाना है तो आपकी इंग्लिश देखी जाती है, कितने अच्छे से आपने इंग्लिश सीखी। टाइपिंग टेस्ट होता है जहाँ पे आपका टाइपिंग देखा जाता है कि आपने टाइपिंग कितने अच्छे से सीख लिया, तो ये एजुकेशनल टेस्ट हो गए। इसके अलावा भी टेस्ट होते हैं जैसे पर्सनालिटी टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए होते हैं। ये एसेस करते हैं किसी का व्यवहार, किसी का व्यवहार है उसको देखने के लिए, व्यवहार का पैटर्न है, दैनिक व्यवहार या सामान्य व्यवहार का जब हम आकलन करते हैं उसको कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। इसके बाद आता है प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट यानी प्रक्षेपणात्मक व्यक्तित्व परीक्षण। ये भी व्यक्ति के गुण हैं, भावनाएं हैं, अभिवृत्तियां, उनका मापन करता है। ये व्यक्ति की आंतरिक भावना और मनोवृत्ति को प्रकट करता है कि उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हमने जाना कि आपकी कितना पोटेंशियल है किसी भी टास्क को करने की, वहां पे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है न्यूमेरिकल, वर्बल या मैकेनिकल एप्टीट्यूड आपका देखा जा सकता है। कोई भी स्किल को आप देख सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब है कोई मशीन चलवा के देख लिया, वर्बल का मतलब है मुंह जुबान, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर्स को कैलकुलेट करवा के। तो यहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट आपके देखे जाएंगे कि आप किसी भी परफॉर्मेंस को करने में कितना एफर्ट लगा दे रहे हो। फिर आता है इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे आता है एसेस परफॉर्मेंस लाइक डिसलाइक एंड एटीट्यूड, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, ठीक है, कौन सी आपकी रुचियां हैं, आपका टिपिकल परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हुए। अब इसके अलावा क्वेश्चन के भी टाइप होते हैं। एक हो जाएगा प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, एक हो जाएगा कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। प्रोसेस बेस्ड यानी प्रक्रिया आधारित। ये प्रश्न कैसे होंगे, सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने पर आधारित होंगे। वहीं पे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, विषय वस्तु या सामग्री आधारित, यहाँ पे आप तथ्यों की स्मृति, जानकारी को बार बार याद कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, विशिष्ट विषय वस्तु पर केंद्रित होते हैं नहीं होते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षार्थी क्या जानता है ये है, और यहाँ पे सोचने की, तर्क करने की क्षमता कितनी है। इसके प्रकार भी होते हैं। जो कंटेंट बेस्ड है, कंटेंट बेस्ड यानी कि विषय वस्तु पर आधारित हमारे तीन तरह के प्रश्न होते हैं। एक है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एक है फैक्ट बेस्ड और एक है क्लोज्ड क्वेश्चन। कन्वर्जेंट कैसे होंगे, इनका एक सही या सर्वोत्तम उत्तर होता है। ये स्मरण और शुद्धता पर बल देते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जैसे होगा कि भारत की राजधानी केवल एक ही होगी, आपने अगर याद रखी होगी तो आप बता पाओगे। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट बेस्ड कैसे हो जाएंगे कि वन वर्ड से ज्यादा, यहाँ पे आप डेफिनेशन को पूछ सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो ये तथ्य पर आधारित हो गए कि जो तथ्य पहले से बनाए गए हैं, विशिष्ट तथ्य हैं या तिथि है या परिभाषा है, कोई नाम पूछ रहे हैं, उससे संबंधित आएगा। क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब होता है इनमें संक्षिप्त और निश्चित उत्तर अपेक्षित होता है। क्या मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, हाँ या ना वाले क्वेश्चन जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तो बोलोगे हाँ। क्या पौलो ने भारतीय अनुबंधन का प्रतिपादन किया था, तो हाँ या ना वाले क्वेश्चन क्लोज्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक सटीक क्वेश्चन आप बोलोगे। कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो छोटे होंगे, फिक्स्ड होंगे। प्रोसेस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो डीप में बताने वाले होंगे। जैसे कि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस हो गए। डाइवर्जेंट क्वेश्चन का मतलब है अपसारी प्रश्न। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जब उपाय सुझाते हैं, मोटिवेट करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास के बीच में ही पूछ लिया, ठीक, ये हो जाएंगे डाइवर्जेंट। कंटेंट बेस्ड कैसे, कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे हो जाएंगे, ये रटने से संबंधित होंगे। यहाँ पे हम असेसमेंट के लिए मूल्यांकन से किस प्रकार भिन्न है, ये समझाने समझने वाला कि संबंध को दर्शाने वाले सिद्धांतों
और अर्थ को समझने पर केंद्रित रहेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपने असेसमेंट सीख लिया, आपने इवेल्युएशन सीख लिया, तो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, कंपैरिजन करके बताओ। फिर आता है ओपन क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉपर व्याख्या आप यहाँ पे करते हो। ये तीनों जो प्रक्रिया आधारित प्रश्न है, यहाँ पे आपका डीपली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिखवा सकते हो। प्रॉपर थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप सोचे, तर्क करें, समझे और फिर व्याख्या करने से संबंधित है। जो ये वाले क्वेश्चन है, ये आपके केवल निश्चित उत्तरों की बात करते हैं कि जो भी सूचना है, तथ्य है, वन वर्ड वाले आंसर होंगे, कंटेंट बेस्ड। जो प्रोसेस बेस्ड होंगे, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, नाम पूछा जाता है, कंटेंट बेस्ड के अंदर कौन से प्रकार के हैं, प्रोसेस बेस्ड के अंदर कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह के प्रश्न हो गए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, यानी कि आज के टाइम पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो क्रेडिट सिस्टम पे चल रहे होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है, अभी मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में क्या था मेरी, वहां पे दो तरह के सब्जेक्ट थे, एक थे प्रैक्टिकल, एक थे थियोरिटिकल। अब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल में जो है अलग टॉपिक पढ़ाए गए थे। प्रैक्टिकल का मतलब है यहाँ पे मुझे पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, थेरेपी पढ़ाई जाएगी, नेचुरोपैथी पढ़ाई जाएगी, एक्यूप्रेशर पढ़ाई जाएगी। ये प्रैक्टिकल हो गए, जिसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। थियोरिटिकल में हो गए हठ योगिक टेक्स्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, योग वशिष्ठ पढ़ाई जाएगी। ठीक, ये थियोरिटिकल हो गए। अब यहाँ से मैं चूज कर सकती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ सकती हूँ। दोनों का क्रेडिट मान लीजिए 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, 4 क्रेडिट का थियोरिटिकल है, मुझे दोनों नहीं पढ़ने, अपनी चॉइस के बेसिस पे मैं कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। ये हुआ हमारा क्रेडिट सिस्टम। तो क्रेडिट सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जो एजुकेशन में यूज कर सकते किया जाता है, जिसमें बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कोर्सेज को यूज कर सकता है। तो एक लचीली शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में ढांचे के अंतर्गत विषयों का चयन कर सकते हैं और निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। जो 4 क्रेडिट है, वो 4 क्रेडिट का आपको कोर्स करना है, चाहे आप प्रैक्टिकल कर लो, चाहे आप थियरी कर लो। ठीक, लचीलापन है, क्रेडिट प्रणाली है, ग्रेडिंग यहाँ पे मिलती है और सेमेस्टर पद्धति आपको मिल जाती है। जो छात्र होता है, स्वायत्तता होता है, वो अपने इच्छानुसार चीजों को चूज कर सकता है। लाभ क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, जो उसे इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है। अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अध्ययन किया जा सकता है। रोजगारोन्मुखी एवं कौशल विकास, जो उसके रोजगार से रिलेटेड टॉपिक होगा, उसी को पढ़ना चाहेगा और यहाँ पे लचीलापन मिल जाता है। सीमाएं क्या है, सीमाएं यही है कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है, प्रॉपर सिलेबस बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, संसाधनों के समान रूप से प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती रहती है कि प्रॉपर बच्चे हैं अच्छे से कर सके। सतत मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है कि दो तरह के आप कोर्स चला रहे हो तो दो तरह के टीचर चाहिए होंगे और फिर उसी हिसाब से टेस्ट कराने होंगे, मूल्यांकन कराने के लिए अलग अलग टेस्ट बनवाने पड़ेंगे। तो इसमें लिमिटेशन ये है कि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फीचर्स क्या है इसके, तो एक तो क्रेडिट सिस्टम मिल जाता है कि बच्चा निश्चित क्रेडिट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक यहाँ पे हो जाता है कि जितने क्रेडिट है उसको आपको अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो। यहाँ पे आपको लचीलापन और विकल्प मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस, कि विद्यार्थी अपनी रुचि और करियर के हिसाब से सब्जेक्ट को चुन लेता है और इंटरडिसिप्लिनरी अंतः विषय और कौशल आधारित पाठ्यक्रम का चयन यहाँ पे संभव हो जाता है, जो उसे पसंद है वही पढ़ सकता है। ग्रेडिंग सिस्टम इसमें मिल जाती है, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, 6 महीने में आप हर 6 महीने में कुछ नया पढ़ पाओगे। और इस तरह से क्रेडिट ट्रांसफर की भी सुविधा मिलती है। अगर आपको एक जगह पे कोर्स लिया, आपने 6 महीने पढ़ा, पसंद नहीं आया, दूसरी जगह पे ट्रांसफर करा सकते हो, तो ट्रांसफर की भी सुविधा मिल जाती है। अब ये कुछ टूल्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म क्या करता है, क्विज के लिए, टेस्ट के लिए, सर्वे के लिए यूज किया जाता है। इंटरेक्टिविटी यहाँ पे काफी मॉडरेट हो जाती है। यहाँ पे जो इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है, क्लासरूम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं गूगल फॉर्म से टेस्ट लूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि तुरंत फीडबैक आपको मिल जाएगा, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने गलत है और क्या आंसर उनका होना चाहिए था।
कहूट कहूट एक तरह का लाइव क्विज है, एक गेम के जैसे लर्निंग यहाँ पे होती है। पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, और इंटरेक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर मिल जाता है, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्विजिज ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये सेल्फ पेस्ड क्विज है जिसमें इंटरेक्टिविटी हाई रहती है और इसमें फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। मेंटीमीटर, ये इसमें पोल्स यूज किए जाते हैं, यस या नो वाले, जैसे व्हाट्सएप में नहीं चल रहे पोल्स, वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पे चलते हैं, लाइव रेस्पॉन्सेज आप यहाँ पे कर सकते हो, इंटरेक्टिविटी हाई रहती है, तुरंत आंसर मिल जाते हैं। सोक्रेटिव, सोक्रेटिव भी आपका क्विक असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है कि तुरंत तुरंत आंसर मिल जाए, इसमें इंटरेक्टिविटी मॉडरेट रहती है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। पैडलेट आइडिया शेयरिंग के लिए है, रिफ्लेक्शन के लिए है, चिंतनशीलता के लिए है। यहाँ पे मॉडरेट इंटरेक्टिविटी आपको मिल जाती है, फीडबैक पार्शियल आता है, आप चाहे तो तुरंत फीडबैक दे सकते हैं, ना चाहे तो रोक भी सकते हैं। सपोर्टिव ये थोड़ा रहता है। एज पजल, एड पजल क्या होता है, वीडियो बेस्ड असेसमेंट होता है, यहाँ पे वीडियो के बेसिस पे आप असेसमेंट कर सकते हैं। इंटरेक्टिविटी मॉडरेट रहती है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है। गूगल क्लासरूम असाइनमेंट और फीडबैक के लिए यूज किया जाता है, इंटरेक्टिविटी लो रहती है और पार्शियल फीडबैक मिलता है, तो आप चाहें तो रोक भी सकते हैं। इन सब को आप सर्च करेंगे गूगल पे और देखेंगे कैसे यूज होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा इवेल्युएशन वाला स्लाइड आज खत्म हो गया है। कल को हम नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कल शायद हमारा टीचिंग कंप्लीट हो जाए, अगर इसी स्पीड से पढ़ेंगे तो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।